हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा माइक्रो टीचिंग का पार्ट 3 लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। पार्ट 2 में इसलिए पूरा कवर नहीं किया गया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कवर नहीं किया मैंने। तो हम लोग पार्ट 3 में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कम टाइम में इसको कंप्लीट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपको पार्ट 3 आपको लेक्चर मिला है तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखिए, तो आपको पार्ट 3 और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि व्याख्यान कौशल से पहले हम लोग 2 कौशल और क्लियर कर चुके हैं और माइक्रो टीचिंग को समझ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्याख्यान कौशल क्या है, ठीक है। अगर एक्चुअल में आप समझेंगे कि व्याख्यान कौशल क्या है, व्याख्यान का मतलब क्या है, लेक्चरर। तो जो किसी भी टॉपिक को आप कितने अच्छे से बच्चे के सामने डिलीवर कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी टॉपिक हो, ये सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कौशल है कि आप बच्चा के सामने आप कितने अच्छे से किसी भी टॉपिक को आप क्या कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है कि छात्रों के सामने अपने पाठ्य वस्तु, नियम, सिद्धांत को सबसे सुव्यवस्थित सरल रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को व्याख्यान कौशल कहते हैं। व्याख्यान कौशल का प्रयोग सभी विषयों में अनिवार्य माना गया है। व्याख्यान कौशल में विषय वस्तु से संबंधित कथनों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे वे कथन अपना अर्थ स्पष्ट रूप से दर्शाने लगते हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट समझते हैं कि व्याख्यान कौशल के 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक, व्याख्यानात्मक और निष्कर्षणात्मक। ठीक है, यह कारण देना। तो वर्णनात्मक में क्या होता है कि हर छोटी घटनाओं का क्या इसमें होता है, वर्णन करना होता है। व्याख्यानात्मक में होता है कि इसमें साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं। और निष्कर्षणात्मक में होता है कि कोई भी घटना हो रही है उसका क्या कारण है, कि कुछ भी घटित हो रहा है तो क्यों घटित हो रहा है, क्या रीजन है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। घटक: शुद्ध एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का उचित प्रयोग होना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ कुछ घटक है, आप उसको देख लेंगे। अब व्याख्यान करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, वरना फिर वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 52 पेज का PDF है। तो मैं तो कोशिश करूँ कि जितना कम टाइम में ये रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, अब हम लोग समझेंगे व्याख्यान कौशल का निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी जो कुछ घटक है, जो जैसे इसमें वांछनीय और एक अवांछनीय होता है, ठीक है। तो वांछनीय में कि प्राथमिक कथन का प्रयोग करना है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उचित प्रयोग करना है, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए और जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अवांछनीय व्यवहार, जिसमें असंबद्ध कथनों का प्रयोग, धारा प्रभाव होना चाहिए, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग और निरंतरता होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, घटक है किसका, निर्धारण मापनी है व्याख्यान कौशल का। इसी तरीके से यहाँ पे 1-2 बनाया गया। अब यहाँ पे टॉपिक को लेके, ठीक है, वही सेम एज इट इज जो आप समझ चुके हैं कि आपको छात्र क्रियाशीलता दिखाना, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता दिखाना और शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, त्रिभुज है, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, ठीक है, कि क्या किए वो है, और आप छात्र क्रियाशीलता कि छात्र क्या रिस्पॉन्स किए। तो इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी समझ चुके हैं ये सब। तो इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पुनर्बलन कौशल कि रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है, कि पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें घटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। जैसे खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रशंसा के 2 शब्द कह देने से विद्यार्थी में वैसे ही व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। जैसे देखिए क्लास में कोई बच्चा क्या कर रहा, आंसर कर रहा था, अब थोड़ा सा वाह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। तो इस तरीके से जहाँ पे जेन्युइन जो ये रहता है आपको क्या करना है, अप्रिसिएट करना। तो वही हमारा क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल है, ठीक है। वर्बली आप ये समझिए। जो 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक में होता है, ठीक है, चलिए समझते हैं कि धनात्मक पुनर्बलन प्रदान करने वाला उद्दीपन अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता है, या यह वह उत्तेजक होते हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं। जैसे सम्मान, प्रशंसा, जैसे आप किसी बच्चा का पॉजिटिव आप क्या कर रहे हैं, आप ये करें, वाह आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आपने ये कर दिखा, ये क्या हुआ, पॉजिटिव प्रशंसा हुआ,
ठीक है। नेगेटिव समझते हैं कि किसी भी अनुक्रिया की संभावना को कम करता और परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है, जैसे अपमान, दंड आदि से बचना इसका प्रमुख उदाहरण है। अन्य शब्दों में धनात्मक पुनर्बलन द्वारा विद्यार्थियों को वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा विद्यार्थियों को गलत या अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल क्या होता है, मतलब अनडिजायरेबल, कि आप बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये सब जो आप लैंग्वेज यूज क्लास में होता है, तो ये सब क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। अब हम लोग समझेंगे पुनर्बलन कौशल के घटक। तो कौन कौन सा घटक है कि जैसे प्रशंसा कथनों का प्रयोग करना चाहिए, हाव भाव और अन्य अशाब्दिक, जैसे आप जेन्युइन अब ये समझो कि स्टूडेंट के साथ आपको बहुत अच्छे से रहना है, आपको कोई भी ऐसा मतलब अशाब्दिक संकेत या फिर हाव भाव जो भी होना चाहिए, जेस्चर पोस्चर बच्चा के सामने जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है, नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है। तो ये सब आपका क्या हुआ, घटक है। अब हम लोग समझते हैं पुनर्बलन कौशल के प्रयोग करने में सावधानियां, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि केवल कुछ ही और श्रेष्ठ उत्तरों के लिए ही पुनर्बलन का कार्य करवाना चाहिए। देखिए अगर आप हर क्वेश्चन में बच्चा को वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो बच्चा फिर जो एक्साइटमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको किसी ऐसे क्वेश्चन में जो सच में डिफ़िकल्ट है, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि आपको जेन्युइन क्वेश्चन में आपको ये चीज़ करना है कि हाँ, किसी से नहीं हो पाया और कोई एक सिंगल बच्चा कर दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है कि आपने बहुत अच्छा किया। आपको ऐसा नहीं, और हर बार आपको नहीं बोलना है। अगर आप हर बार बोलेंगे तो फिर वो जो इफ़ेक्ट होता है वर्ड्स का, जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है इसका निर्धारण मापनी, ठीक है, तो निर्धारण मापनी हम इसका देख सकते हैं घटक कौन कौन सा यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे अवलोकनकर्ता का हस्ताक्षर और आपका छात्र अध्यापिका का। अब ये पुनर्बलन कौशल का जो ये किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसी के दौरान तो आप ये करेंगे ना, जैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पे जैसे शिक्षण मुद्दे क्या है, चतुर्भुज है, तो यहाँ पे छात्र देख के आप चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे पढ़ाएं। छात्र एक्टिविटी क्या हुआ कि बच्चे सुन रहे हैं, सैम्पल में आप क्या किए, चतुर्भुज के बारे में लिखे, कुछ पिक्चर ड्रॉ किए, उसी बीच कोई बच्चा अगर कुछ बताया तो उसमें वाह वेरी गुड आपने बताया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या, अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करनी पड़ती है जो पाठ को रोचकता को बनाने में सहायक होते हैं। जैसे जब भी हम लोग आप पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, TLM यूज करते हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके आप दिखाते हैं, कुछ लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग एक्टिविटी होता है। तो ये सब आपका क्या हुआ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हुआ, जो पढ़ाई को क्या कर रहा है और रोचक बना रहा है, ठीक है, और सहायक कर रहा है स्टूडेंट को। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं। अब वो कौशल घटक, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना। यहाँ पे उपयोगिता दिया हुआ है कि क्या उपयोगिता है, ठीक है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे निर्धारण मापनी है, तो आप निर्धारण मापनी देख सकते हैं। यहाँ पे उद्दीपन परिवर्तन कौशल को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, तब इसको समझ सकते हैं।
या उसका निर्धारण मापनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्नोत्तर कौशल। तो प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि शिक्षक अपने पाठ को सिखाने में एवं विद्यार्थियों को के ज्ञान का पता लगाने में प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप किस पर्पज से क्वेश्चन पूछते हैं? क्या आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, कि पहले इसको जानता है क्या, ठीक है, या फिर कुछ उसको पता लगाना है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में ही हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसका ये निर्धारण मापनीय है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि जितना भी कौशल है वो सारे कौशल का आपको कम से कम 2-3 आपको निर्धारण मापनी रेडी करना है, जिससे किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो और आप और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, लास्ट है आपका दृष्टांत कौशल। तो जो दृष्टांत कौशल मतलब जिसमें आप डिमॉन्स्ट्रेट करके आप कुछ, जैसे आप कुछ मॉडल लेके जा रहे हैं, चार्ट पेपर लेके जा रहे हैं, तो जो इसके जो टीएलएम के हेल्प से जो आप बच्चों को समझाते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, वही आपका क्या है, दृष्टांत कौशल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए आपको ना कौशल का एटलीस्ट आपको नाम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कौशल का नाम क्लियर है ना, तो आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कौशल का आपको नाम याद रखना कि दृष्टांत कौशल में क्या होता है, बस आपको ये पता रखना है। चलिए, तो ये सब है। यहाँ पे सावधानी है कि कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप सावधानी से आप देख सकते हैं कि दृष्टांत पाठ संबंधित होना चाहिए। और जो भी आप दृष्टांत बना के ले जा रहे हैं, जो भी आप चार्ट मॉडल जो भी आप बना के ले जा रहे हैं, वो आपकी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। दृष्टांत इतना जटिल नहीं होना चाहिए जिससे बालक को समझने में कठिनाई महसूस हो। दृष्टांत रुचिकर होना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दृष्टांत बालक की आयु एवं बुद्धि लब्धि के अनुरूप होना चाहिए। ये सब क्या है, इसका सावधानी होना चाहिए। अभी इसका क्या है, घटक है। तो ये घटक है, ठीक है। फिर ये उपागम, दृष्टांत के उपागम, शाब्दिक और अपशाब्दिक। तो यहाँ पे डिफाइन क्या हुआ है, अशाब्दिक। उसके बाद इधर पदार्थ या वस्तु या रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट, मॉडल चित्र, छाया चित्र एवं पोस्टर। अशाब्दिक वर्बल मीन्स, इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा शब्दों द्वारा ही प्रकरणों को समझा जा सकता है। शब्दों द्वारा ही विचारों को, संप्रत्ययों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण, शब्द, चित्र, कहानी, कथन। यहाँ पे क्या है, विशेषता दिया हुआ है, तब इसको चलिए यहाँ पे ये कर देते हैं। और ये निर्धारण मापने है, ठीक है, दृष्टांत कौशल का। और ये है फिर आपका
ओके, तो ये टोटल था आपका माइक्रो टीचिंग, जो 3 पार्ट में आपको बताया गया है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक देके ज़रूर आप जाना। तब तक आप माइक्रो टीचिंग अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से समझो। और अगर आपको वाइवा का प्रिपरेशन करना है तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जब मैं वेट कर रही थी, जो क्या मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर एक लेक्चर, उस पर भी एक छोटा मिनी लेक्चर लाऊं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो तब तक आपको माइक्रो टीचिंग को बहुत अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार आप लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक आपको अच्छे से देखना है और समझना है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कमेंट में ज़रूर आपको ये करना है, ड्रॉप करना है अपना कन्फ्यूजन, ताकि आपको उस कन्फ्यूजन, आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।